नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। आइए डालते एक नजर हेडलाइंस पर। सोमवार की सुबह के कारोबार में क्रिप्टो करेंसी मार्केट 2.5% से ज्यादा नीचे ट्रेड कर रही थी और व्यापक क्रिप्टो बाजार को छोड़कर थैंक्सगिविंग की छुट्टियों के अंत में ट्रेडिंग वॉल्यूम निचले स्तर पर रही। हालांकि इस बात को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है कि एफटीएक्स का पतन नियामक वातावरण को कैसे प्रभावित करेगा। चीन के सबसे हालिया कोविड-19 लॉकडाउन उपायों के कारण जोखिम से बचने और कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शनों की खबरों ने क्रिप्टो करेंसी जैसी जोखिम वाली संपत्ति पर दबाव डाला है। आगे बढ़ते हुए फेड चेयरमैन की स्पीच और अन्य महत्वपूर्ण मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के जारी होने की वजह से हफ्ते भर के लिए मार्केट की फ्यूचर ट्रेजेक्टरी को प्रभाव पड़ेगा। बुधवार की रात यूएस फेड चेयरमैन जेरोम के बोलने की उम्मीद है। इस दौरान बाजार के खिलाड़ी इस बात पर ध्यान देंगे कि दिसंबर से एडिशनल रेट में बढ़त होगी या नहीं। गुरुवार को बाजार सहभागियों को अमेरिका के शुरुआती बेरोजगार दावों के आंकड़ों से भी संकेत मिलेंगे। इन सबके बीच बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटों में 2.3% की गिरावट के साथ $16,135 पर ट्रेड किया है, जबकि इथेरियम को उसी समय के दौरान 4% नीचे जाते हुए $1,166 पर देखा गया। वहीं क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 3.7% गिरकर 24,190 अंक पर था। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ग्लोबल फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम में मोनोपोली के लिए क्रिटिसाइज किया और 24 नवंबर को मॉस्को में इंटरनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जर्नी कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए एक इंडिपेंडेंट और ब्लॉकचेन बेस्ड सेटलमेंट नेटवर्क का आह्वान किया। पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन के आक्रमण के बाद रशिया और वेस्ट के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण ग्लोबल पेमेंट और राष्ट्र खतरे में है। देशों द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को इलेजिटिमेट रिस्ट्रिक्शंस करार दिया गया। रशियन प्रेसिडेंट ने कहा, इंटरनेशनल पेमेंट्स की मौजूदा सिस्टम एक्सपेंसिव है। इसके कॉरेस्पॉन्डेंट अकाउंट्स और रेगुलेशन के सिस्टम को राज्यों और फाइनेंशियल ग्रुप्स के एक नैरो क्लब द्वारा नियंत्रित किया जाता है। बाइनेंस सीईओ चैनपेंग जाओ ने कहा कि देशों को क्रिप्टो से लड़ने के बजाय रेगुलेट करना चाहिए, ये दावा करते हुए कि क्रिप्टो को अपनाना परवाह किए बिना होगा। सीजी ने 25 नवंबर को एथेंस ग्रीस में एक बाइनेंस इवेंट में कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स के हालिया नतीजों को देखते हुए क्रिप्टो रेगुलेशन एक बार फिर से एक गर्म विषय बन गया है। ऐसे में उन्होंने देशों को क्रिप्टो क्षेत्र का विरोध करने के बजाय नियमों पर प्रस्ताव करने की सलाह दी। जाओ ने कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर सरकारें अब समझती हैं कि अडॉप्शन परवाह किए बिना होगा। इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करने के बजाय उद्योग को रेगुलेट करना बेहतर है। ब्लॉकचेन फर्म अरखम इंटेलिजेंस के एनालिसिस के अनुसार अल्मीरा रिसर्च ने बैंक्रप्सी फाइल करने से पहले FTX.US से $200 मिलियन से ज्यादा विड्रॉ कर लिए थे। एक ट्विटर थ्रेड में अरखम ने खुलासा किया कि FTX की सिस्टर कंपनी अल्मीरा रिसर्च ने FTX US के 8 अलग अलग एड्रेसेस से $204 मिलियन विड्रॉ किए, जिनमें से ज्यादातर क्रिप्टो एसेट, उनमें से ज्यादातर स्टेबल कॉइन्स कोलैप्स से पहले ही अंतिम दिनों में थे। विड्रॉ किए गए फंड्स में $116 मिलियन या 57.1% US डॉलर से जुड़े स्टेबल कॉइन में थे, जिसमें टेथर USD कॉइन, बाइनेंस USD और ट्रू USD शामिल है। अरखम के एनालिसिस से ये भी पता चलता है कि फंड का $49.49 मिलियन ईथर में था और $38.06 मिलियन या 18.7% रैप्ड बिटकॉइन में था। अरखम ने कहा, विड्रॉ किए गए WBTC को अल्मीडा WBTC मर्चेंट वॉलेट में भेजा गया था और पूरी तरह से BTC ब्लॉकचेन से जोड़ा गया। $204 मिलियन ट्रांसफर किए गए, $142.4 मिलियन या 69% को जोड़कर FTX इंटरनेशनल के स्वामित्व वाले वॉलेट में भेजा गया था। ये सुझाव देते हुए कि अल्मीडा दो एंटिटीज के बीच ब्रिज बनाने के लिए काम कर रहा होगा। K-Verse मिनी इवेंट सैंडबॉक्स की वैश्विक उपयोगकर्ताओं आउटरीच पहल का हिस्सा है। इसके अलावा K-Verse Web3 उपयोगकर्ताओं को कार्रवाई विशिष्ट सामग्री प्रदान करने के सैंडबॉक्स के सहयोगी प्रयासों का हिस्सा है। खिलाड़ी अब कई हफ्तों तक रिवॉर्ड्स का आनंद ले सकते हैं और रोमांचक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। सैंडबॉक्स ने दुनिया की संस्कृतियों और रिवॉर्ड की विविधता का स्वागत करने के अपने प्रयासों में कोरियाई आधारित व्यवसायों के साथ कई साझेदारियां की है। सहयोग में लाइन स्टूडियो शामिल है, जो अपने मेटावर्स में कोरियाई पॉप कल्चर के लिए एक स्थान समर्पित करता है, और मोडस ने SSS NFT कलेक्शन लॉन्च किया है।
के लीग, एनीक्यूब, सैंडबॉक्स नेटवर्क और क्यूब एंटरटेनमेंट के सहयोग से 2 हफ्ते का के वर्स मिनी इवेंट के के-वेव का जश्न मनाएगा। कॉइनस्क्वायर, जो खुद को बिटकॉइन, इथीरियम और अधिक सुरक्षित रूप से खरीदने, बेचने और व्यापार करने के लिए कनाडा के विश्वसनीय मंच के रूप में पेश करता है, ने कल ग्राहकों को डेटा घटना की रिपोर्ट करने के लिए ईमेल किया, जिसमें अनऑथराइज्ड थर्ड पार्टी ने व्यक्तिगत जानकारी वाले ग्राहक डेटाबेस तक पहुंच प्राप्त की। ईमेल के अनुसार उल्लंघन ग्राहक के नाम, ईमेल पते, आवासीय पते, फोन नंबर, जन्म तिथि, डिवाइस आईडी, सार्वजनिक वॉलेट पते, लेन देन इतिहास और अकाउंट बैलेंस से उजागर हुआ। भले ही ईमेल 26 नवंबर को भेजा गया था, कॉइनबेस ने पिछले हफ्ते उल्लंघन की खोज की और ग्राहकों को ट्विटर के माध्यम से सूचित किया। ऐसे में ईमेल में कहा गया है कि कोई पासवर्ड उजागर नहीं हुआ। हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसमें से कोई भी जानकारी को स्कैमर द्वारा देखी गई थी। शिबा इनू, लोकप्रिय मीम टोकन, ने क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स रैंकिंग की कॉइन मार्केट कैप की सूची में थोड़ा नीचे फिसला है। सूची में मीम टोकन 15वें स्थान पर था। इस तरह से ये सोलाना के ठीक नीचे और ट्रॉन के ठीक ऊपर मौजूद है। मीम टोकन की कीमत में 0.53% की गिरावट के बाद शिप की रैंकिंग में गिरावट आई है। नतीजतन इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $5 बिलियन है। मीम टोकन की ट्रेडिंग वॉल्यूम भी पिछले 24 घंटों में 35.13% गिरी है। शिप बर्न पहले के हिस्से के रूप में आपूर्ति में शिप टोकन की संख्या में कमी जारी है, जो शिप की रैंकिंग में गिरावट का एक प्रमुख कारण है। ये टोकन के खराब मूल्य प्रदर्शन के साथ संयुक्त होने का मतलब है कि शिप का मार्केट कैप महत्वपूर्ण रूप से गिर जाएगा। साउथ कोरियन और चाइनीज कंपनीज मेटावर्स हार्डवेयर के लिए पेटेंट्स जमा कर रही है, जिसमें LG इलेक्ट्रॉनिक्स और हुआवे टेक्नोलॉजीज टॉप पर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री स्मार्टफोन से परे दिखाता है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2016 के बाद से सबसे ज्यादा मेटावर्स पेटेंट एप्लीकेशंस फाइल किए हैं, जो 2010 से 2015 तक 11वें स्थान से आगे बढ़ रहा है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरे स्थान पर रहा है। साउथ कोरियन कंपनीज की स्ट्रेंथ में डिस्प्ले, कलर स्कीम्स और सेमीकंडक्टर्स शामिल हैं, जिन्होंने हेडसेट्स और दूसरे फिनिश प्रोडक्ट्स के बजाय कोर कंपोनेंट्स में तेजी से प्रेजेंस एस्टैब्लिश की है। हुआवे, जो पिछले सर्वे में टॉप 20 में नहीं थी, कई इमेज और डिस्प्ले प्रोसेसिंग पेटेंट्स के साथ चौथे स्थान पर रही। बाइडांस, जो कंपनी टिकटॉक की ओनर है, उसने भी एक एक्विजिशन के जरिए अपनी डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज को एक्सपैंड किया है। मेटा तीसरे, माइक्रोसॉफ्ट 5वें और इंटेल और एप्पल टॉप 10 में 6 अमेरिकन कंपनीज में से थे, और सोनी छठे स्थान पर एकमात्र जापानीज कंपनी थी। टॉप 20 कंपनीज ने टोटल 7,760 पेटेंट्स जमा किए, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का 57%, साउथ कोरिया का 19% और चाइना का 12% हिस्सा था। जापानीज फर्म की हिस्सेदारी 8% थी। Amazon प्राइम वीडियो कथित तौर पर सैम बैंकमैन-फ्रीड और उनके FTX क्रिप्टो एक्सचेंज के कोलैप्स के आधार पर 8 एपिसोड की सीरीज डेवलप कर रहा है। ऑनलाइन रिटेल जायंट की स्ट्रीमिंग सर्विस के लिए FTX के इम्प्लोजन के बारे में सीरीज को प्रोड्यूस किया जाएगा, जो और एंथनी रूसो की प्रोडक्शन कंपनी AGBO द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाएगा। द ब्रदर्स को 4 मार्वल फिल्म्स के डायरेक्शन के लिए जाना जाता है और कथित तौर पर इस सीरीज का डायरेक्शन भी कर सकते हैं। पायलट एपिसोड अमेज़न की हंटर सीरीज के निर्माता डेविड वेल द्वारा लिखा जाएगा। सीरीज इस मुद्दे को कवर करने वाली है जहां जर्नलिस्ट की रिपोर्टिंग्स पर आधारित होगी ये सीरीज। कलाकारों की घोषणा फिलहाल अभी नहीं की गई है। Amazon 2023 की पहली छमाही में शो का प्रोडक्शन शुरू करने का इरादा रखता है। वेब3 गेम पब्लिशर फिनिक्स गेम्स ने ब्लॉकचेन गेम के एक्वायर, इन्वेस्ट और डिस्ट्रीब्यूट के लिए $150 मिलियन जुटाए हैं। फंड का उपयोग विशेष रूप से ब्लॉकचेन गेम को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक गेम पब्लिशिंग कंपनी बनाने के लिए किया जाएगा। फिनिक्स गेम्स के लेटेस्ट फंडिंग राउंड में फिनिक्स ग्रुप और दुबई बेस्ड वेंचर कैपिटल फर्म साइफर कैपिटल के साथ साथ इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन देखा गया। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।